नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट 10th। मैं हूं अंकिता शर्मा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर रोहिताश त्रिवेदी जी। हमने बात की थी कि डॉलर विल बी स्ट्रेंथन, इंडियन रुपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, तो इस पे विश्व विजय पंचांग का क्या व्यू है? देखिए अंकिता जी, दिस एडिशन ऑफ पंचांग हमने बहुत क्लियरली लिखा था, अमरीकी डॉलर सशक्त होगा। इसका कारण बना ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, यूएस डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, नाना प्रकार के कारण। हमारी जो सेकंड प्रेडिक्शन थी वो थी रिगार्डिंग इंडिया विल एंटर इन द एज ऑफ वॉर। 2025 में नया संवत्सर जब शुरू होगा मार्च अप्रैल में, तो कुछ अति विशिष्ट घटनाक्रम होंगे और उन अति विशिष्ट घटनाक्रमों के कारण भारत एक युद्धमय वातावरण में प्रवेश कर लेगा। नेक्स्ट प्रेडिक्शन वाज मेजर प्रेडिक्शन दैट अमेरिका विल फॉलो माइट इज राइट पॉलिसी। ये अंकिता, इसमें हमने एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का मैं बड़े वर्षों से अध्ययन करता आ रहा हूँ। वहाँ पंचांग ने स्पष्ट कहा था कि 2024-25 में डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक। आपने जितनी भी प्रेडिक्शन की है उनसे थोड़ा सा प्रिपेयर होना शुरू कर दूंगी कि आने वाले साल के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ग्रेस इज विद योर प्रेजेंस। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू दी टुडेज पॉडकास्ट 10th। मैं हूं अंकिता शर्मा और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ऑन 19th March 2026 Rudra name Samvat 2083 will begin as we enter the last fortnight of Samvat 2082. It is the perfect time to revisit some of the key predictions given by Shri Vishwa Vijay Panchang for March 2025 to March 2026. और इसी विषय पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर रोहिताश त्रिवेदी जी। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अंकिता, थैंक यू अगेन फॉर visiting us to record this session, this episode of ours. All pleasure mine. That's your modesty. As Ankita described, the idea of this podcast is to revisit some predictions which Vishwa Vijay Panchang made for December 2082, which will end in the next 15 days. Panchang for Vikram Samvat 2082 was published in January 2025, and it carried predictions for March 2025 till March 2026. As we are now approaching the end of the year, we will quickly revisit, certain predictions which have transpired as they were expected to, and how individuals, traders, politicians, policymakers, or a common person, a common man as well, could have taken advantage of such predictions. We will also talk about how predictions made by Panchang can be deployed by an individual for various means, for trade practices, for trade benefits, for economic benefits, and even for policy decisions. Okay, so as you have briefed us कि किस तरह से पंचांग में जो प्रेडिक्शन होती है वो की जाती है, तो लेट्स मूव आवर फर्स्ट प्रेडिक्शन जो लास्ट आपने 20 जनवरी 2025 में की थी। तो अब हम उन्हीं प्रेडिक्शन को एक बार रिविजिट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इकोनॉमिक्स। सो हमने बात की थी कि डॉलर विल बी स्ट्रेंथन। तो जैसे हमने देखा भी, आए वर्ष जो डॉलर है अगर हम कंपेयर करें इंडियन रुपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, तो इस पे विश्व विजय पंचांग का क्या व्यू है? देखिए अंकिता जी, दिस एडिशन ऑफ पंचांग हमने बहुत क्लियरली लिखा था, अमरीकी डॉलर सशक्त होगा। USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर will gain strength. Then if you recollect in last 1 year, 2 year, एक नॉइज चल रहा है, डीडॉलराइजेशन हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इस कॉमन नॉइज के विरुद्ध जाकर, हम इस नॉइज़ को इग्नोर कर जब अपने शास्त्रीय गणित से देखते हैं, तो हमने पाया कि डॉलर तो यहाँ सशक्त हो रहा है, और वैसा ही हमने लिखा। अब आपने इस वर्ष अगर देखा हो तो डॉलर सशक्त हुआ है, डॉलर अपने हिस्टोरिक स्ट्रेंथ पर है, नॉट जस्ट अगेंस्ट INR बट अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज। इसका कारण बना ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, यूएस डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, नाना प्रकार के कारण इस के बने। बट अभी जब ये संवत्सर हमारा समाप्त हो रहा है, विक्रम संवत 2082 में मार्च 25 से मार्च 26 के बीच में हमने डॉलर को स्ट्रेंथन होते हुए देखा। अब लेट्स से स्मार्ट
traders, people who trade in, precious metal, in bullion, in currencies, or importers and exporters. उन्होंने यदि हमारी इस प्रिडिक्शन को देखा होता, समझा होता, तो हम मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, बिकॉज पीपल गिव फीडबैक टू अस ऑल्सो एंड आई नो फॉर रीजन दैट वी हैव एटलीस्ट few thousand people who have made good use of this prediction and who traded well, जिन्होंने अच्छी ट्रेड करी और इस प्रिडिक्शन से भरपूर लाभ उठाए हैं। बेनिफिट मिला ही होगा आपकी इस प्रेडिक्शन से। डेफिनेटली जो ट्रेडर्स हैं उनको बेनिफिट मिला ही होगा। और अगर ट्रेडर्स अभी तक इनकी प्रेडिक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आई वांट रिक्वेस्ट यू, अगर आप ट्रेडिंग में हैं और आप भी जानना चाहते हैं किस तरह से प्रेडिक्शन वर्कआउट करती हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं श्री विश्वविजय पंचांग को। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमारी जो सेकंड प्रेडिक्शन थी वो थी रिगार्डिंग इंडिया विल एंटर इन द एज ऑफ वॉर। तो ये कैसे प्रेडिक्शन होती है? क्या इसके लिए कोई प्लानिटरी मूवमेंट्स है या फिर कोई पोजिशनिंग है जो इसको डिटरमाइन करते हैं? जी अंकिता, there are many instruments in Panchankaritta which are considered and analyzed to make predictions. इसमें हमारी जगत लगन, अभी जैसे नया संवत्सर शुरू होगा तो सूर्य जब मेष राशि में, सन विल एंटर इनटू एरीज, उससे एक जगत लगन कुंडली बनती है, वो हमें जियोपॉलिटिक्स का मोटा मोटा अंदाज़ा देती है। देन वी हैव नववर्ष प्रवेश कुंडली, जो भी 19 मार्च को नया संवत्सर शुरू होगा तो एक नववर्ष प्रवेश कुंडली बनती है। इसी प्रकार से भारत की गणतंत्र की कुंडली है, भारत की स्वतंत्रता की कुंडली है, फिर जो करंट हमारी डिस्पेंसेशन होती है इनकी शपथकालीन कुंडली है, मोदी सरकार 3.0 की शपथकालीन कुंडली है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली है, रक्षा मंत्री जी की कुंडली है, विपक्ष के नेताओं की कुंडली है। जब हम इन सब कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो हमने पाया कि 2025 में नया संवत्सर जब शुरू होगा मार्च अप्रैल में, तो कुछ अति विशिष्ट घटनाक्रम होंगे और उन अति विशिष्ट घटनाक्रमों के कारण भारत एक युद्धमय वातावरण में प्रवेश कर लेगा। सो मे आई इंटरवीन यू, जो ये एज ऑफ वॉर है, क्या ये जैसे अभी कुछ टाइम पहले टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया पे और जैसे हमने रिवर्ट बैक किया थ्रू ऑपरेशन सिंदूर, क्या ये वही दिखाता है या फिर इसका कोई और मीनिंग है? हाँ जी, इसका यही मतलब है कि जो अति विशिष्ट घटनाक्रम हमने मार्च अप्रैल में संभावित पाए थे, वो अनफॉर्चुनेट पहलगाम टेरर अटैक बना। फिर उसके तुरंत बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर का शुभारंभ किया। फिर उसमें किसी राजनीतिक कारण से अचानक एकाएक संघर्ष विराम हो गया और ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉलिसी बना लिया गया। उसी के अंतर्गत आपने देखा हो तो गत वर्ष भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने बहुत सारी एरियल एक्सरसाइजेज, टेरिटोरियल एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज करी। हमने बहुत से मिसाइल लॉन्चेस करे, मिसाइल टेस्टिंग करी है। अभी भी मेरे ख्याल कोई एयर एक्सरसाइज होली के बाद भी स्केड्यूल्ड है और एक युद्धमय वातावरण देश में रहा। हर राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, सबने पाकिस्तान को सैन्य प्रत्युत्तर देने की बात करी, एक सैन्य वातावरण बनता हुआ दिखा। यहीं पर हमने भारत की मंगल की महादशा के ऊपर भी बात करी थी। इसी गत वर्ष 2025 में भारत की कुंडली में मंगल की महादशा का आरंभ हुआ। ये मंगल की महादशा एज ऑफ वॉर है। अच्छा, ये भारत को अब 2030-31 तक लेकर जाएगा अंकिता, तो ये सब अब लंबा चलने वाला है। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी, मार्स का मतलब ही है मार्शल, आपने बताया था, जैसे कि आपने बताया था। ओके, हमारी खेल कूद प्रतियोगिताएं, डिफेंस सेक्टर, वॉरफेयर, ये सब मंगल से संबंधित हैं। और अब जब भारत की कुंडली में मंगल की महादशा आ गई है, भारत की कुंडली में मंगल एक शुभ ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है, हमारे लिए शुभ ग्रह है, परंतु मारक भी है। एक शुभ मारक ग्रह, एक ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट होता है पराशरी ज्योतिष का। शुभ मारक ग्रह बड़ा ब्रूटल होता है, वो आप में सुधार करने के लिए जोर से डंडा भी मार देता है। अच्छा। उसको मान लीजिए कोई शुभ मारक ग्रह है, उसको आपके जीवन में सुधार करना है, शुभ है इसलिए वो सुधार ही करेगा, कुछ आपको सही ट्रेजेक्टरी पे लाएगा। आप नहीं आ रहे होंगे तो वो डंडा मार के आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष को समाप्त करके, मारक है ना, एक लाइफ के बड़े एस्पेक्ट को हमेशा के लिए समाप्त करके डंडा मार के आपको अपने पथ पर ले आता है। इसी में हमने पंचांग के अभी नए एडिशन में, जो भी 19 मार्च से लागू होगा, में ये बात भी करी है कि एकाएक राजनीतिक कारणों से पाकिस्तान के प्रथम क्षमा याचना, सीज फायर रिक्वेस्ट को जो हमने मान लिया, वो अशुभ हुआ। अच्छा। इसका दंड अब मंगल हमें देगा।
ओह! राष्ट्रीय व्यवस्था की तरह हमें इसमें कुछ अशुभ परिस्थितियों में को भी भोगना पड़ेगा, कुछ दंड भी मिलेगा। अब जो हम अपनी विभिन्न कारणों से अर्थव्यवस्था की गति को हम धीरे होते हुए पाएंगे अंकिता। इकोनॉमिक स्लो डाउन आ ओके, स्लो जाएगा। डाउन होने अभी वाला जो है। हमने ये टैरिफ वॉर वगैरह देखा यूएसए के साथ जो हाँ ट्रेड जी। डील हुआ है, और इसके बाद भी ये बड़े विशिष्ट घटनाक्रम होते रहेंगे। मध्य पूर्व में हमने देखा आग लग चुकी है। यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन ग्रोथ स्टोरी जो है वो अब अल्पकाल के लिए हॉल्ट हो जाएगी। कारण रहा वो गलती सीज फायर मान लेने की, और युद्धमय वातावरण तो बना रहेगा। और अब दोबारा युद्ध होगा, चीन के साथ भी होगा, पाकिस्तान के साथ भी होगा। और जिस तरह से अभी हम घमासान ईरान इसराइल में देख रहे हैं, वही घमासान उपमहाद्वीप को अब देखना पड़ेगा। हम इससे बच नहीं सकते। अच्छा, तो कहीं न कहीं एशिया में भी ये सब अब देखने को साउथ मिलने ईस्ट वाला एशिया है। सब कॉन्टिनेंट में भी ये साउथ होगा जी। एशिया इंडियन स्पेशली। सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी यही सब होगा। ओके। जो भी इसराइल ईरान, यूएसए इसराइल ईरान में, पूरे अरब वर्ल्ड में जो एक घमासान युद्ध मच रहा है, उपमहाद्वीप भी इतने ही भयंकर युद्ध को देखेगा। वैसे तो टेंशन की बात है लेकिन चलो। नहीं जी, अ, टेंशन की क्या बात है अंकिता। हम तो परशुरामवादी हैं। हम तो भगवान परशुराम के उपासक हैं। हमने ऋषि जामदग्नि को भी ऋषि माना है, भगवान परशुराम को बिल्कुल। भगवान माना है। हम तो उस समाज से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं जहाँ महाभारत को महाकाव्य कहा है। बिल्कुल। तो वॉरफेयर तो हमारा आभूषण है, हमारा अंग है, हमारे स्वभाव का हिस्सा है। युद्ध तो अच्छी बात होती है, होते रहना चाहिए कुछ कुछ समय में। अच्छा, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट प्रेडिक्शन वाज, इट वाज मेजर प्रेडिक्शन दैट अमेरिका विल फॉलो माइट इज़ राइट पॉलिसी। और जी अगर जी हम बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थी उसने दिखाया है कि सच में ये माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी ही जी है। जी ट्रेड कन्फ्रंटेशन हमने काफ़ी ज़्यादा देखी, जी उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो जी। अगर एस्ट्रोलॉजिकल एक व्यू के हिसाब से देखें तो ये कैसे आप लोग आइडिया लगाते हो या फिर किस तरह से डिपिक्ट करते हो कि ऐसा होने वाला है? देखिए अंकिता, इसमें हमने एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का मैं बड़े वर्षों से अध्ययन करता आ रहा हूँ। वहाँ पंचांग ने स्पष्ट कहा था कि 2024-25 में डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग बैक। ही केम बैक, बिल्कुल। won the elections, and then we said that Donald Trump will do such diplomacy, इस तरह की वो कूटनीति रणनीति करेंगे कि सब देखने में भी आश्चर्यचकित आया। हो जाएंगे। बिल्कुल। इनकी अर्थनीति के कारण अमेरिका के शत्रु राष्ट्र जो हैं वो छटपटाएंगे। ये छटपटाते हुए हमने चीन को देखा, ईरान को देखा। बिल्कुल। हमने यहाँ ये कहा था रशिया जी, वाज वन ऑफ। हमने यहाँ ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस बिल्कुल। की रणनीति को क्रियान्वित करते हुए दिखेंगे। वो उन्होंने कर दिखा दिया। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, अब ईरान पे घमासान युद्ध चल रहा है, ट्रेड वॉर जो करी, अलग अलग राष्ट्रों को अपनी मनमानी ट्रेड नीति साइन करवाई, दस्तखत करवाई। ये माइट इज राइट का ही एक यूएसए ने परिचय दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहते हैं ना अंकिता। जियो पॉलिटिक्स इज नो नॉइज, जियो पॉलिटिक्स इज नो म्यूजिक, इट इज नो पोइट्री, इट हैज ओनली वन रूल विच इज माइट इज राइट। अक्सर देखा जाता है, कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे, अमेरिका तो गंदा कंट्री है, रशिया अच्छा कंट्री है। कोई कहता है रशिया बुरा है, कोई कहता है चाइना बुरा है, कोई कहता है चाइना अच्छा है। ये अच्छा बुरा मोरालिटी तो हमारे जीवन का विषय है, ये जियो पॉलिटिक्स में नहीं चलती। वहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सही गलत कुछ नहीं होता, पाप पुण्य भी कुछ नहीं होता। जिसके पास दम है वो अपना। काफी पॉलिटिकल थिंकर्स भी है, वो भी यही चीज को फॉलो करते हैं कि मॉरलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एट ऑल, उसका कोई संबंध ही नहीं है जियोपॉलिटिक्स से। इंटरनेशनल लॉ भी कुछ नहीं होते। इंटरनेशनल लॉ तो केवल यही होता है जिसके पास ज़्यादा मिसाइल है, ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो लॉ इम्पोज करेगा। वही अमेरिका भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके अलावा एक मेजर प्रेडिक्शन ये भी थी कि जो हमारा मिलिट्री सेक्टर है वो राइज करेगा। जी जी। और जो शायद हमने देखा भी है, ऑल्दो इतनी वॉरफेयर रहा, अभी जो कुछ टाइम रहा, पूरा 1 साल काफ़ी, अगर हम देखें बहुत सारी कंट्रीज आपस में वॉर में रही, लेकिन फिर भी मिलिट्री जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो करता गया। जी जी जी। विश्वविजय पंचांग ने एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल इसके लिए प्रस्तुत किया था, भारत की मंगल की महादशा और इसका प्रभाव, जहाँ हमने कहा था कि डिफेंस सेक्टर ये अप्रत्याशित बढ़त की ओर चल पड़ा है। ये यहाँ से अब कुछ वर्षों तक एक अनप्रेसिडेंटेड राइज देखेगा। कुछ व्यापारी मित्र हैं, ट्रेडर्स हैं, जो हमें बताते हैं कि मार्केट में तो थोड़ा
रूखापा नहीं है। मार्केट जहाँ साल भर पहले था आज भी वही है, गड़बड़ी चल रही है, कोई विशेष तेजी या मंदी नहीं आ रही, मंदी ही कह सकते हैं बल्कि हम। पर डिफेंस सेक्टर जो है उससे कई व्यापारियों ने अच्छा खासा लाभ कमाया है, अपनी कुछ पोजीशंस बनाई हैं जिससे डिफेंस सेक्टर में अच्छा लाभ देखने को मिला है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आपने देखा होगा हमारे बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर में आया है। हम बड़ी बड़ी डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, हम बड़े बड़े डिफेंस एक्विजिशंस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर अपने डिफेंस बजट को बढ़ते हुए देखा। इसके साथ साथ आपने एक राजनीतिक विचारधारा में भी परिवर्तन देखा। बिल्कुल। हर राजनीतिक दल सैन्य शक्ति प्रदर्शन और सैन्य सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहा है। गत वर्ष के विश्व विजय पंचांग में ये स्पष्ट लिखा था कि वही राजनीतिक दल और वही राजनेता जो सैन्य शक्ति प्रदर्शन और सैन्य सशक्तिकरण की बात करेंगे और इस पर कर्म करेंगे, केवल उन्हीं को जनता का समर्थन मिलेगा। आगामी चुनाव भी अब जो आ रहे हैं वहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और बाकी के जो 2 4 5 दल हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सैन्य शक्ति प्रदर्शन और सैन्य शक्तिकरण के ऊपर जो कर्म करेगा उन्हीं को वोट मिलेंगे, नहीं तो अब आप विपक्ष में बैठ जाएंगे। ये जिनको समझना चाहिए वो समझ जाएं। और दूसरा एक मेरा मत ये भी है कि अब द शिप हैज सेल्ड, अब आप समझ जाओ, उसके बाद भी आपकी कुर्सी गिर जाएगी। अच्छा, अब द टाइम हैज ओके। पास्ट। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने इसको डिस्क्राइब किया। शायद इसीलिए अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो बजट रहता है हाँ जी वो भी डिफेंस सेक्टर के लिए आए वर्ष बढ़ ही रहा है। जी, जी, ज़्यादातर जी। कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है और जी। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं डील साइन की जा जी रही जी हैं जी। डिफेंस सेक्टर की तरफ। मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आया है डिफेंस में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रियलिटी वी लिव इन। कोई मुश्किल नहीं है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि यही समय युद्ध का है। दिस इज द एज ऑफ वॉर, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। चारों तरफ युद्धमय वातावरण है। एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ दिस इज एरा ऑफ वॉर। कौन सा सेक्टर किस तरह से ग्रो करेगा, ये किस तरह से डिपेक्ट किया जाता है? ये बड़ा ज्योतिषीय डीप रिसर्च का विषय है। यहाँ पर वाणिज्य व्यवसाय एक प्रकरण होता है, वाणिज्य व्यवसाय एक प्रकरण होता है जिसमें हम अलग अलग ज्योतिषीय कुंडलियों का, अलग अलग गोचर की कुंडलियों का, अलग अलग ग्रह युतियों का, अलग अलग ग्रह नक्षत्र और राशि चारों का अध्ययन कर कर वाणिज्य व्यवसाय की एक रूपरेखा बनाते हैं। वाणिज्य व्यवसाय मतलब बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो किस तरह होगी, उन्हें जब हम देखते हैं, उस साचे को अब जो देखते हैं, तो कुछ सालों तक डिफेंस, हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है पर डिफेंस सेक्टर तो ऊपर ही उठता हुआ दिख रहा है। इसी का एक हम इन्फ्रेंस निकाले, सोच कर देखें। अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है, सरकार गिर सकती है, निश्चितता आ सकती है पॉलिटिकल, पर डिफेंस सेक्टर ऊपर ही उठता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द आग लगी रहेगी, हमारे इर्द गिर्द युद्ध रहेगा और कोई कारण इसका बन नहीं सकता। इसके अलावा विश्व विजय पंचांग ने एक और प्रिडिक्शन की थी इजराइल और जो ईरान है जी उनके जी वॉर जी के बारे जी में। जी जी जैसे कि हमने देखा भी जी। जो लास्ट ईयर जो 2025 में जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए वॉर थी लेकिन बहुत ही इंटेंसिव वॉर थी, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 टू 2022 के पंचांग में श्री विश्व विजय पंचांग ने लिखा था कि इजराइल के ऊपर शत्रु राष्ट्र एकाएक प्रहार कर सकते हैं, जिनका प्रत्युत्तर देने के लिए इजराइल को एक बड़े युद्ध का आगमन करना पड़ेगा। जो हमने 7 अक्टूबर को जो घिनौना आतंकवादी कृत्य हमास ने, आतंकवादियों ने, इस्लामिक कट्टरवादियों ने किया होते हुए देखा, और उसके बाद इजराइल ने गाज़ा, लेबनान आदि पे युद्ध आरंभ किया, एक बड़े मिलिट्री कैंपेन पे गया। उसमें ईरान के साथ भी उनका गत वर्ष युद्ध हुआ, फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। हमने अपने एक टॉक शो में बिल्कुल यही सीक्वेंस डिस्कस करी थी। गत वर्ष मार्च 2025 के एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि इजराइल और ईरान युद्ध में चले जाएंगे और इस युद्ध में अमेरिका को बुला लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। और अगर अभी भी देखें तो अभी भी ये चीज़ें चली रही हैं ईरान सेम में। वही हो रहा है। उसी का अब सेकेंड चैप्टर ये अब यहाँ फरवरी में शुरू हुआ है। ये एक बड़ा युद्ध है, ये और बड़ा कहीं युद्ध ना अब शुरू कहीं होगा। उनकी पावर को एक मेजर थ्रेट दिया है कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। बिल्कुल यहाँ पे तो बल्कि अंकिता हम एक अब ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं वेयर न्यूक्लियर वॉर इज हाईली लाइकली। हम अगले कुछ दिनों में
न्यूक्लियर युद्ध भी देख सकते हैं, परमाणु युद्ध भी देख सकते हैं. न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर एक्सचेंजेस और न्यूक्लियर एक्सीडेंट इज हाईली लाइकली नाउ. नाउ वी विल रेफर टू द पंचांग इटसेल्फ. तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन है वो है रोगाभय और पीड़ा के भी व्यापक संकेत उभरे रहेंगे. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये रोग तो हमने देखा कि काफ़ी चल ही रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी अकर हुई हैं. जी जी. रोग भय और पीड़ा आपने यदि देखा हो तो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं. बिल्कुल. हमने वॉरफेयर देखा है गाजा में, जो एक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ. हमने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक गृह युद्ध जैसी परिस्थिति को बनते हुए देखा. ये जो रोग भय और पीड़ा है ये वर्ष भर ही चलती रही. 2025-26 पूरे विक्रम संवत 2082 में ये लगभग पूरे ही साल भर रोग भय और पीड़ा देखी. हमने यहाँ पे बड़े विमान दुर्घटनाएं भी होती हुई देखी. हमने यहाँ पे कुछ अभूतपूर्व, जिसे कहते हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज के फिनोमिनास घटते हुए देखे. उत्तर भारत में हमने बाढ़ को आते हुए देखा. 2026-27 अभी जो नया संवत शुरू होगा, रौद्र संवत शुरू होगा, इसमें भी सेम पैटर्न अंकिता अनफॉर्चुनेटली रिपीट होता हुआ दिख रहा है. यहाँ पर भी युद्ध भय, रोग पीड़ा भय पूरे वर्ष भर बना रहेगा. जैसे आपने नेचुरल क्लाइमेटीज़ की ही बात की तो उसी पे बात करना चाहूँगी. जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज़ हमें पता है कि लास्ट टाइम ये प्रिडिक्टेड था कि 2025 में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होनी हैं. और कहीं ना कहीं हमने देखा भी कि ये काफ़ी एक ग्लोबली फ्लड्स आए और प्रॉब्लम क्रिएट हुई. जैसे जियोलॉजिस्ट है या फिर जो भी क्लाइमेट साइंटिस्ट है वो इसे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग या फिर नेचुरल प्रॉब्लम्स के साथ इसको रिलेट करते हैं. लेकिन मैं जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी इसे किसके साथ रिलेट करती है? देखिए अंकिता, आपने बड़ा अप्रोप्रिएट, बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा है. यहाँ बड़ा सोचने का विषय है ये. देखिए, तीर्थ यात्रा और पर्यटन एक नहीं होता. बिल्कुल. टूरिज्म और तीर्थ यात्रा एक नहीं होते. पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि तीर्थ यात्रा के नाम पर, तीर्थ स्थलों पर एक मूर्खतापूर्ण डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन करी जा रही है. कुछ नीच सोच वाले लोग कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा में एक्सप्रेसवे बनाएंगे, वहाँ पे आपके होटल खोलेंगे, हम तीर्थ यात्रा को सुगम बनाएंगे. इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो सुगम होती है वो तीर्थ यात्रा होती नहीं. तीर्थ यात्रा वही होती है जहाँ पर आपको अपनी कठिन परिश्रम से, भक्ति से, श्रद्धा से आप कठिन परिश्रम कर कर जाएं देवता के दर्शन करने के लिए. आपने सुना होगा, कहते हैं कि तीर्थ यात्रा सब नहीं कर पाते. सॉरी, नॉट एवरीबॉडी इज प्रिविलेज्ड फॉर तीर्थ यात्रा. अगर आपका शरीर अच्छा है, आपने एक योगी की तरह जीवन जिया है, अपने शरीर को अपनी फिटनेस से, अपने डिसिप्लिन से, अपने आहार विहार से ठीक रखा है, तो ही आप तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए योगी हो. अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं है, आप कह रहे हो हमारे से चला नहीं जाता, हमारे लिए हाईवे बनाओ, हमारे लिए व्हील चेयर रखो, हमारे लिए रोप वे बनाओ, तो आप दोबारा जन्म लो. दिस लाइफ यू हैव फेल्ड, यू डू नॉट डिजर्व टू विजिट अ तीर्थ प्लेस. तीर्थ यात्रा कभी भी सुगम नहीं होती. अब ये तीर्थ क्षेत्र जो हैं ये हमारे कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हैं. केदारनाथ, इनका आप उदाहरण ले सकती हैं आप. हमारे जो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय की जो ये सुदूर पीक्स हैं, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं. हिमालयन ग्लेशियर्स को थर्ड पोल भी बोला जाता है. इतनी बर्फ है हिमालयाज में कि इसको थर्ड पोल भी बोला जाता है. यहाँ से कुछ बड़ी बड़ी नदियों का उगम होता है, बड़ी बड़ी नदियाँ शुरू होती हैं. एक बड़ी सेंसिटिव इकोलॉजी है, बड़ी सेंसिटिव इकोलॉजी है हिमालयन बेल्ट की. अनटच्ड है, उसको नेचर अच्छे से मैनेज करके रखता है. वहाँ अगर हमने आधुनिकता के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, उस सेंसिटिव इकोलॉजी में हमने हल्की सी भी डिस्टर्बेंस करी, वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, माइनर डिस्टर्बेंस हेयर, सेंसिटिव इन द सेंसिटिव इकोलॉजी ऑफ लेट्स से केदारनाथ, एंड मेजर साइक्लोन विल इरप्ट आउट इन अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. जो हम लगातार कुछ वर्षों से करे जा रहे हैं और लगातार कुछ वर्षों से हम प्रकृति का बड़ा ये विकराल रूप देख रहे हैं. आपको याद होगा हिडिंबा माता ने भी इसी के ऊपर बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे. मेरे को तो लग नहीं रहा हम सुधरे हैं. तो माता ने जो कहा था वो तो होगा ही होगा. तो अब बड़ा विनाशकारी बाढ़ और विनाशकारी भूकंप इस संवत में उत्तर भारत में संभव है. कदाचित कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड भयंकर भूकंप के कारण कांप जाएं और इस भूकंप की गर्जना के कारण हम सब
का जीवन अब हमेशा के लिए बदल जाएगा। माँ हिडिंबा से भगवान शंकर से प्रार्थना है कि हमारे राष्ट्र नायकों को अकल दें, प्यार से या फिर डंडा मारकर, पर हमारे राष्ट्र नायकों की जो ये वोट पाने की जो लालच है, जिसके कारण वो तीर्थ यात्राओं का अनादर कर रहे हैं, हिमालय की सेंसिटिव इकोलॉजी को भंग कर रहे हैं, उसकी सज़ा हम सबको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी माँ से इच्छा है। पर एक दूसरा थॉट ये भी है अंकिता कि निष्पाप तो कौन है, कोई भी नहीं है। हम सब ने पोल्यूशन में, हम सब ने, भले वो सोशल पोल्यूशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, हम सब ने भागीदारी करी है, तो हम सबको इसका दंड मिलेगा। परंतु ज्योतिषीय दृष्टिकोण तो बड़ा अशुभ है। प्रलयंकारी भयानक भूकंप अब उत्तर भारत में संभावित है। सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलो क्या कर इसी सकते हैं? अगर जी। ये ही प्रेडिक्टेड है तो हमें भी आने वाले टाइम के लिए वैसे ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जी जी, कम से कम एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, उसको अपनी वोट राजनीति को छोड़ें और काम करना शुरू करें। 12 साल हो गए हैं, आपने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन थी कि राष्ट्राध्यक्ष ध्यान दे कि देव परिषद का स्पष्ट आदेश है कि नवीन विश्व संतुलन में भारत आर्य गुणों के साथ एक नवीन दिशा पर अग्रसर होगा। यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है अंकिता, भाषा पर ध्यान देना। बिल्कुल। हमने यहाँ कहा है कि लीडर्स, देव परिषद का स्पष्ट आदेश है। आदेश है ये देव परिषद का। देवज्ञ कौन होता है? जो ज्योतिष के माध्यम से देव इच्छा को समझे और लिखे। बिल्कुल। देव परिषद का स्पष्ट आदेश है कि हम यहाँ पर आर्य गुणों के साथ ही 2025-26 में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम तो गौतम बुद्धा की भूमि है, ये समय युद्ध का नहीं है, ऐसी बकवासबाजी आपने बहुत सारे नेताओं को करते हुए देखा होगा। फिर वो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और एकाएक हम युद्ध के समय में आ गए। चारों तरफ अभी युद्ध हो रहा है। यही देव परिषद का आदेश था कि आप अपनी कितनी भी ऊंची राजनीति करते रहो, होगा अब यही, हम युद्ध काल में ही प्रवेश करेंगे। और आर्य गुण क्या होते हैं? आर्य गुण होते हैं मार्शियन ट्रेट्स। मार्शियन ट्रेट्स को आर्य गुण कहते हैं कि हम अपने मिलिट्री स्वभाव, आर्यंस रेफर्स टू आर्यंस जी, हम अपने मिलिट्री स्वभाव, आर्य जाति के स्वभाव से ही हम आगे वाले समय में जाएंगे। वही हुआ। अब इन्होंने कुछ रोकना चाहा, अब ये 4 गुना और बड़ा होकर होएगा। बिल्कुल। और जैसे हम देख रहे हैं अमेरिका की हेजिमनी कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड में हमें दिखाई दे जी रही जी है, जी, तो उस पे क्या विश्व विजय पंचांग का क्या? नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर है। बिल्कुल। वो एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिए कर सकते हैं। हमारी हैसियत नहीं है। चलो, आपके व्यू और एस्ट्रोलॉजी के व्यू से हमने कुछ और चीज़ें भी जानी। इसके अलावा एक मेजर प्रेडिक्शन थी कि इराक ईरान सीमा पर भी युद्ध ज्वाला का ताप पहुंच जाएगा। ये देखें जी, कभी कि हो गया हुआ 28 है, तारीख को, अभी बिल्कुल। संवत्सर खत्म नहीं हुआ और ईरान इराक सीमा पर भी युद्धाग्नि पहुंच गई। बिल्कुल। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट, अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, अरब जगत और मध्य पूर्व एशिया में युद्ध अग्नि भड़क सकती है। जी, हमने यहाँ पे क्लियरली कहा था अरब वर्ल्ड और मिडल ईस्ट में युद्ध अग्नि भड़क जाएगी। वो भड़क गई। बिल्कुल। अभी 28 तारीख को परसों चौथ से युद्धाग्नि भड़क गई। ये भी हो गया। अब ये युद्धाग्नि और भड़कती ही रहेगी और फैलती ही रहेगी। इसके शांत होने का अभी हमें कोई भी लग नहीं रहा। और एक और मेजर प्रेडिक्शन थी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व पे शीर्ष नेतृत्व पे, शीर्ष फिर से बोलने से जब मुझे ना एक तो हिंदी इतनी टिपिकल लग रही है ना पढ़ते हुए। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व पर मुझे थोड़ा इंग्लिश ही बोलना। इसीलिए अंकिता, हमने 2 साल पहले ये 3rd एडिशन इस बार आया है, क्योंकि आजकल हिंदी इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाते लोग। तो ये आप अगर देखें तो हमने इंग्लिश एडिशन निकाला है 2-3 वर्ष पहले। तो इसमें एक और प्रेडिक्शन मुझे दिखाई दे रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हेड्स चेंज होने वाले हैं, कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन। हाँ जी, हाँ जी, राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के अंदर Changes. बदलाव के संकेत थे जो हमने पंचांग में लिखा। बीजेपी को नए राष्ट्राध्यक्ष मिले और कुछ अनेक कारणों से कुछ क्षेत्रीय दलों के अंदर भी मनमुटाव हुए, कुछ प्राकृतिक कारण रहे और राजनीतिक नेतृत्व के अंदर हमने बदलाव आते हुए देखे। यहाँ हमें ज्योतिषीय एक तथ्य सामने आया था कि यदि यहाँ पर केंद्र के कैबिनेट के अंदर, शीर्ष मंत्रालयों के अंदर भी परिवर्तन होते हैं तो वो सरकार के लिए शुभ रहता। अच्छा। यदि सरकार ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सरकार ने अक्टूबर-नवंबर में ही 4-5 मंत्रियों को हटाकर किसी और को ला दिया होता तो अभी इतना रिडिक्यूल इनको जो देखना पड़ रहा है वो नहीं पड़ा होता।
अच्छा। देखिए जी, ज्योतिष केवल एक प्रिडिक्शन साइंस नहीं है, एक प्लानिंग बिल्कुल। साइंस है। हम प्रिडिक्शंस करते हैं ताकि प्लानिंग कर पाए। यहाँ कहा गया था रेडीनेस के लिए। जी, बिल्कुल। यहाँ अगर भाजपा ने अगस्त सितंबर 2025 में कैबिनेट में थोड़ा रीशफलिंग कर रही होती तो मोदी जी की आज जो मिट्टी पलीत हो रही है यूजीसी और आइपस्टाइन फाइल और अन्य बहुत सारे कारणों के कारण, वो इतनी नहीं हुई होती। आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो मोदी जी के लिए भी यहाँ पे 2025-26 के पंचांग में स्पष्ट लिखा है कि फरवरी मार्च 2026 में लंबे समय से चली आ रही परेशानी से मोदी जी बाहर आएंगे। तो यहाँ अब थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलती भी लगेगी, और ये बड़ी अल्पकालिक रिलीफ है। मई आते आते वापस तनाव आ जाएगा, जून जुलाई में अत्यधिक तनाव आएगा, और अक्टूबर 2026 के बाद तो स्थिति दयनीय है। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। वैसे सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एज पर हमारे जैसे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जी जी अभी हमें और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर प्रिडिक्शन में दिखाई दे रही है, विश्व आर्थिक मंदी की। जी 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 अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं क्राइसिस की ओर जी बढ़ती जी हुई जी यहाँ पे आप जा देखें रही तो एक है। लास्ट पॉइंट था इस साल की प्रिडिक्शन का कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात भी यातायात में कुछ विवादग्रस्त हो सकता है। डिसरप्शन आ बिल्कुल। जाएगा, कुछ हाँ, डिस्प्यूट आ जाएगा। अभी जैसा हमें सुनाई दे रहा बिल्कुल। है कि हॉर्मूज स्ट्रेट और पर्शियन गल्फ के पर्शियन अंदर गल्फ, नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है, वहाँ पे यातायात पूरा ठप हो गया है। बिल्कुल। ये ट्रेड, सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। कुछ समय पहले हमने वेनेजुएला में भी ऐसी स्थिति बनते हुए देखा था। ये समुद्री यातायात और बाधित हो सकता है, जिसके कारण अब अर्थव्यवस्था, बहुत सी सप्लाई चेन हिलेंगी और अर्थव्यवस्था अब मंदी की ओर चली जाएंगी। हमारे लास्ट शो में हमने डिस्कस किया था अंकिता, अगर आपको बिल्कुल। याद हो, कि बिल्कुल, बहुत ही कुछ अल्प समय में अब ईरान के ऊपर प्रचंड सैन्य गर्जना होगी, बिल्कुल। जो भी और हमने वो होते हुए होते देखी, हुए देखी। जिसके कारण सप्लाई चेन हिल जाएंगी, समुद्री यातायात प्रभावित होगा। ये सब अब हो रहा है। अगले 15 दिन जब तक ये संवत चलेगा ये हो जाएगा। और 19 मार्च से रौद्र नामक संवत्सर आ रहा है, हाँ जी। तो और सिचुएशन ठीक नहीं हो रही, और खराब हो रही है। अब और खराब हो जाएगी। अच्छा, आपने रुद्र संवत की ही बात रौद्र की। संवत, ओके, रौद्र। रौद्र गुस्सा वाला रौद्र होता है ना, वो वाला अच्छा, रौद्र। रौद्र। और जी मुझे लग रहा था कि रुद्र यानी कि शिव जी से नहीं रिलेटेड नहीं, है रुद्र ये। नहीं, ऐसा नाम नहीं है संवत्सर का रौद्र। अच्छा, रौद्र रौद्र संवत। संवत्सर, हाँ जी। 2083 संवत को हम 2083 जी रौद्र संवत बोल रहे हैं। जी। तो ये रौद्र संवत, जैसे मुझे भी नहीं पता, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी अनअवेयर होगी इसके बारे में, तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है। जैसे हम रौद्र मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। डिस्ट्रक्शन है, उग्रता है, अग्रेशन है। आपको बहुत अग्रेशन दिखेगा, एक भय भय व्यापक होगा। आपको चारों तरफ एक भय वाला वातावरण दिखेगा। जैसे इस साल तो रोग पीड़ा और पीड़ा ही थी, इस बार पीड़ा के साथ साथ भय भी व्यापक होगा। और एक अग्रेशन दिखेगा इंडिविजुअल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, राष्ट्राध्यक्षों में। जैसे आप इस पंचांग में देखें तो पहली प्रिडिक्शन ये थी कि राष्ट्राध्यक्षों में परस्पर तनाव, परस्पर तनाव और आक्रोश। विरोधाभास होगा। तो आपने इस साल देखा तो डोनाल्ड ट्रम्प, मुदराव, आप रशिया में देख लें, आप यूक्रेन का देख लें, आप इजराइल ईरान का देख लें, आप इवन थाईलैंड, अफगानिस्तान कंबोडिया और देख लें, पाकिस्तान आप देख अफगानिस्तान, सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, राष्ट्राध्यक्षों में, वर्ल्ड लीडर्स में, तनाव, वर्ल्ड वाइड आक्रोश। आपस में विरोधाभास ही चल रहा है। नोबडी इज ऑन द सेम नोट। ब्रिटेन अमेरिका आर नॉट ऑन सेम नोट, यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका आर नॉट ऑन सेम नोट। सब में एक विरोधाभास सा हमें देखने को मिल रहा है। ये विरोधाभास अब भयपूर्ण वातावरण का निर्माण कर देगा। अच्छा, आगे और ज्यादा कियोस क्रिएट करने जी वाला जी है। जी जी जी। क्या इसका मतलब प्योरिफिकेशन भी है, रिस्ट्रक्चर करना भी है? नहीं जी, रीसेटिंग है, प्योरिफिकेशन तो नहीं कह सकते, रीसेट कह सकते हैं। रीसेट जो ग्लोबल ऑर्डर अभी तक चला आ रहा था, 2020 से जो ग्लोबल ऑर्डर हिलना शुरू हुआ, वो 2025-26 में एक नए आयाम पर आ गया। यहाँ पर हमने रूस और अमेरिका के बीच में एक नई तरह की दोस्ती होते हुए देखा अलास्का समिट के अंदर। बिल्कुल। यहाँ पर हमने कुछ नवीन अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बनते हुए देखा। अब ये 2025-26 में जो ये नवीन विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत मिले, जिसमें रूस और अमेरिका आपस में मित्र हैं, ये मार्च 2026 से स्थायी होने लग जाएगा और ये पूरा क्रम खत्म होगा 2028-29 में।
अच्छा, अंकिता एक बार लॉन्ग पीरियड। जी बहुत पहले 1960-70 के दशक में कुछ प्रचलित पंक्तियां थी जिनके ऊपर कुछ वर्ड प्ले, पंचांग के आद्य संपादक पंडित श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी, मेरे दादाजी ने एक वर्ड प्ले किया था कुछ प्रचलित पंक्तियों का। वहाँ उन्होंने 2020s की बात करी थी। तो 1960 में दादाजी ने कुछ पंक्तियां ज्योतिषमती पत्रिका में लिखी थी। आवे जब सम बीसा, ईसा रहे न मूसा, ईसा कहे मैं बड़ा, मूसा कहे मैं, खलीफ कहे मुझे जो मारे तो सो बड़ा, हिमालय हो लालम लाल और अब रेगिस्तान हो जहरीला। आवे जब संबीसा 2020 आएगा, 2020 ईसा मूसा सब आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन, इसराइल, यूएसए, रशिया सब आपस में लड़ेंगे। खलीफ कहे मुझे जो मारे मरा, मुझे जो मारे तो सो बड़ा। अभी ईरान कह रहा है, वो तो खलीफ मानते थे खमीनी को, खमीनी जी पहुंच गए ऊपर, तो एक खलीफ तो मर गया, पर मैं इसको छोटा खलीफ ही मारता हूँ, अभी तो बड़े वाले का मरना बाकी है, वो बीजिंग में बैठता है। हिमालय हो लालम लाल, हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरे हिमालय को अब लालम लाल होते हुए देख लिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान घमासान चला हुआ ही है ड्यूरेन लाइन पे। अब अंतिम पंक्ति है, रेगिस्तान हो जहरीला। मुझे यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना वो फियर, कि कहीं इस पंक्ति का तात्पर्य रेडियो एक्टिविटी फैलने से तो नहीं है क्या, कहीं हम रेडियो एक्टिव विंटर में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं अब, वी माइट बी एंटरिंग इनटू जी एज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि हम अभी भी देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के अभी भी जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी आज की जनरेशन फील करती है। तो जी। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो एक बड़ा यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव संकट, न्यूक्लियर संकट देखने को अब मिल सकता है, जिससे हम सब का जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा इसमें बिना इम्पैक्ट हुए, सब हम इम्पैक्ट हो जाएंगे इसमें। और इसमें हम प्राकृतिक आपदाएं डाल दें, बड़े भूकंप डाल दें, बड़े झंझावात डाल दें, तो 2026 अब ऐसा लग रहा है कि माँ प्रकृति दंड देगी, क्योंकि माँ प्रकृति की नज़रों में कदाचित संपूर्ण मानव जाति ही दोषी पाई गई है, हम सभी, वी ऑल आर एट फॉल्ट। बिल्कुल। So Rohit ji, we have discussed a lot about the predictions made in January 2025. तो अभी हम जानना चाहेंगे 2083 जो संवत आने वाला है, जिसको नाम दिया गया है रौद्र संवत, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू चाहेंगे। आई थिंक आवर ऑडियंस विल बी एक्साइटेड टू नो अबाउट कि ये साल कैसा रहने वाला है और क्या क्या प्रिडिक्शन या फिर क्या क्या चीज़ें होने वाली है इस साल में। जी, अभी फ्रॉम 19th of March 2026 विक्रम संवत 2083 विल बिगिन। इस संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर है, बाय द नेम रौद्र अग्रेशन। आपको जो एक आइडिया मिलता है वो इस साल का पूरा फ्लेवर रहने वाला है। इस वर्ष राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल है। और कुछ की मेजर प्रेडिक्शंस जो जस्ट हम अभी डिस्कस कर सकते हैं इन ब्रीफ, इसके ऊपर विल प्लान अनदर एपिसोड वेयर वी विल डीप डाइव। एक तो युद्ध अभी थमने वाली नहीं है, युद्ध अग्नि फैलती जाएगी और ये वैश्विक बन जाएगी। भारत और चीन अब सैन्य टकराव की ओर बढ़ चुके हैं, भारत और चीन का यहाँ सैन्य टकराव संभव है। पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा भारत पर आतंकवादी या सैन्य हमला करने का, हमारी सशस्त्र सेनाओं को तैयार रहना होगा। 2013-14 में जो राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ था, एक आम आदमी पार्टी की वेव आई थी, एंटी कांग्रेस प्रो बीजेपी, जिसको कुछ लोग नरेंद्र मोदी वेव भी कहते हैं, वो आना शुरू हुई थी, वो वेव अब समाप्त हो रही है। इसी संवत में माननीय प्रधानमंत्री जी संन्यास के ऊपर, सेवानिवृत्ति के ऊपर सोचना आरंभ कर लेंगे और कदाचित निर्णय भी ले लेंगे। रिटायरमेंट पीरियड जी। प्रमुख राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में, भाजपा में, सब में आंतरिक कलह, विरोधाभास दिखता है। एक अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिकल विचारधारा का उदय होगा। भाजपा के अंदर कुछ गुटबाजी होते हुए दिखेगी। गुरु गोलवालकर जी की बताई आइडियोलॉजी के ऊपर एक गुट अपना समर्थन देगा और इसी गुट को अब जन समर्थन भी आगे मिलेगा, संगठन का समर्थन भी इसी गुट को आगे मिलेगा। इसी प्रकार से हम भारत और अमेरिका के संबंधों में भी एक विशेष पड़ाव आते हुए देखेंगे। अभी जो ये ट्रेड डील हुई है ये स्थायी हो जाएगी और एक अच्छी ट्रेड डील होगी। भारत और अमेरिका एक लंबे व्यापारिक साझेदारी के अंदर यहाँ पर प्रवेश करेंगे। जी। रशिया और अमेरिका भी अपने संबंधों को अब और सुधारते ही जाएंगे और एक राजनीतिक, कूटनीतिक, मिलिट्री
इकोनॉमिक साझेदारी के अंदर प्रवेश करेंगे। अमेरिका और चीन एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुओं की तरह सामने खड़े हो जाएंगे। अभी जो ये एक इनडायरेक्ट या ट्रेड वॉर चल रहा है, ये अग्रेसिव हो जाएगा, ये काइनेटिक भी हो सकता है। अमेरिकी सेनाओं का दबदबा अब पूर्वी गोलार्ध में भी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी अनुभव होगा। अच्छा। और प्राकृतिक आपदाएं इस वर्ष भी ऐसी ही आएंगी जैसी 2025 में आई थी। एंड देन आई वुड वांट यू टू ग्रेस अस विद मोर टाइम, कम ओवर टू सोलन वेयर वी डीप डाइव इनटू these predictions. We have very interesting predictions for other leaders of BJP. I would love to hear from you. जी, for Mamata Banerjee, for Rahul Gandhi, for Akhilesh Yadav, for a few other politicians, regional parties as well. Panchali has made a few interesting predictions. तो अभी अंकिता, thank you so much. You graced us with your precious time. अभी दिन में इवनिंग में आज ल्यूनर एक्लिप्स भी है, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स है। यहाँ से भी सोलन शिमला से वो सामने काली टीबा दिखता है चैल का, उसके पीछे से ही चंद्रबिंब राइज होगा, एक्लिप्स राइज होगा। उसके बाद आज रात को होलिका दहन भी होनी है जी, आज रात को स्नानोपरांत जब चंद्रमा शुरू हो गई है। जी। एंड देन होली है कल, तो वीकेंड तक हम इस एपिसोड को लाइव कर देंगे YouTube पे, Instagram पे, and then let us record more episodes this month where we deep dive into political predictions, your political predictions by Panchang. एंड थैंक यू सो मच रोहित फॉर ब्रीफिंग अस, और आपकी जो भी इंसाइट थी उससे फॉर श्योर हमारी ऑडियंस और मुझे पर्सनली बहुत एक की आइडिया मिल जाता है। मैं भी अब थोड़ा सा आपने जितनी भी प्रेडिक्शन की है उनसे थोड़ा सा प्रिपेयर होना शुरू कर दूंगी कि आने वाले साल के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना है। और इसीलिए आपको इतना ही बोलूँगी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ग्रेस अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नमस्कार।